हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। जो हमारा नया टैक्स सिस्टम आया है जीएसटी को लेकर। वो तो 3 साल हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 साल कंप्लीट करने को आया है। फिर भी बहुत सारे लोगों के अंदर में डाउट है, जीएसटी क्या है, ये कैसा होता है, इसमें टैक्स सिस्टम क्या है, पहले क्या टैक्स सिस्टम था। जो नया लोग हैं उनको मालूम नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे थे जानते हैं, और जो लोग पहले से टैक्स सिस्टम में काम किए हैं उनको मालूम है पहले का टैक्स सिस्टम क्या था, अभी क्या नया चेंजेस आया है। बट इसको डिटेल्स में आज हम देखेंगे। जानता हूँ आप लोग बहुत सारे क्लासेस देखे होंगे जीएसटी के। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए इसे बहुत ही मज़ेदार बनाऊँ, बहुत अच्छे से समझा पाऊँ आप लोगों को। सो आप इससे पूरा दिखेगा, थोड़ा लंबा क्लासेस होने वाला है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे पूरा देखेंगे और समझेंगे। पहले 10-15 स्लाइड तो आप देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो जीएसटी का पूरा क्लासेस का सीरीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं ये जो क्लास सीरीज लेके आ रहा हूँ जीएसटी का, इसको नहीं जानोगे तो आप आगे का टैक्स समझना इतना आसान नहीं होगा। सो आशा करता हूँ आप देखेंगे। मैं सीएमए निहार रंजन साहू। आपको आज का जो क्लासेस रहेगा हमारा, पहले रहेगा हमारा प्री जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर, हम देखेंगे कैसा था प्री जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप इसको बेनिफिट भी मान सकते हैं। क्यों हम जीएसटी, हम क्यों चाहिए हमारे लिए जीएसटी, क्यों क्या क्यों चाहिए था। उसके बाद जर्नी क्या रही है जीएसटी, जीएसटी कैसे एप्लीकेबल हुआ, कैसा हुआ, उसका देखेंगे। चौथा में पढ़ा देखूंगा जीएसटी लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है हमारा, कैसा लॉ फॉर्म किया गया है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लासेस में टैक्सेस का बताया था, विदाउट लॉ हम लोग 265 नो टैक्स में कलेक्टेड विदाउट लॉ, विदाउट एनी अथॉरिटीज ऑफ लॉ। सो उसके अंडर में ये कहाँ पे बैठता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट आया, क्या क्या आइटम जीएसटी के अंदर नहीं आता है, अभी ये भी जो है पूरा जीएसटी में आया कि नहीं आया वो भी देखेंगे। जीएसटी काउंसिल मेरी वेरी शॉर्टली मैं आपको समझाऊंगा जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी का फीचर्स क्या रहेगा, उसमें क्या चेंजेस है वो भी देखेंगे। और थोड़ा बहुत सीबीसी का रूल देखेंगे, ये बहुत कम कम रहेगा। वो पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 चीजें हैं वो आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो पहले देख लेते हैं कि हमारा प्री जीएसटी टैक्स सिस्टम कैसा था। पहले जो जीएसटी आने से पहले, आप लोग को मालूम होगा जीएसटी कब आया था, मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा कि जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। ये मान लें कि 30 जून 2007 को रात का जो 12 बजे, जब हम 1 जुलाई में एंट्री करते हैं, तभी हमारा पार्लियामेंट का बैठक होता है। ये पहली बार शायद होगा जो कि रात के 12 बजे हम लोग बैठे होंगे, शायद, मेरे को क्लियर नहीं, आप देख लीजिएगा। क्योंकि वो रात को 12 बजे में जब आते हैं, रात के 12 बजे पार्लियामेंट का सेशन बैठता है, दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन बैठता है, और एक नया टैक्स सिस्टम आता है, जीएसटी लागू होता है। और ये आपको मालूम है मोदी जी का हम ये सबसे बड़ा शायद एक टैक्स रिफंड लेके आने का, ये जो उनका बीजेपी का एक अपना मैनिफेस्टो में भी रख लिया था, जीएसटी को लाएंगे। पहले तो ये विरोध भी हुआ था जीएसटी के, क्यों विरोध हुआ था ये भी मैं बताऊंगा। वो मोदी जी भी जीएसटी का विरोध कर रहे थे, वो कैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर फिर आते ही उसको लेके आए, क्यों लेके आए, ये सब देखेंगे, पूरा डिटेल्स जानेंगे आज। सो पहले देख लेते क्या क्या स्ट्रक्चर था। पहले जो टैक्स सिस्टम था उसमें पहला कितना टैक्सेस ला, 5 टैक्सेस जो मेजर में दिखा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा टैक्सेस है, नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे बहुत सारा टैक्सेस है, बट मेजर ये 5 टैक्सेस था। एक था कस्टम ड्यूटी, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में लगता था। इसको कौन करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, ये अभी भी है कस्टम ड्यूटी, इसमें थोड़ा चेंजेस आया है जीएसटी के बाद। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट मीन्स जब हम गुड्स दूसरे देश से लाते हैं, और एक्सपोर्ट मीन्स आप जब वो अपना गुड्स दूसरे देश को भेजते हैं, इसको इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं। सो इसको टोटल में कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। ये कस्टम एक्ट 1962 के अंदर था, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी कर रहा था, टैक्स कलेक्शन कर रहा था। नेक्स्ट था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट था, ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये टैक्सेबल इवेंट उसका होता था। मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन किए तो उसके ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस होता था। ये एक्साइज एक्ट 1944 के अंडर आता था, इसको बोलते हैं, बोला था सारे एक्ट के अंदर होता था, रूल्स होता था सबके लिए एक। नेक्स्ट होता था सीएसटी, ये क्या होता था, इसका याद रख लीजिए, टैक्सेबल इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, कौन सा टैक्स किस इवेंट के लिए लगता है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये पूरा चीज कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है, टैक्सेबल इवेंट। सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये इंटरस्टेट सेल, इंटरस्टेट सेल में मतलब आपको अगर कोई भी गुड्स
एक स्टेट से दूसरे स्टेट को बेचोगे, मतलब आप तेलंगाना में है और आपने उड़ीसा को बेच दिया, तो वहां पे उसको बोलते हैं इंटरस्टेट सेल्स, और उसमें सीएसटी लगता था। ये 1956 एक्ट के अंदर आता था। इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करता था, बट ये टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कलेक्शन अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट का है, बट वो उसको ट्रांसफर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्चुअली टैक्सेस है, ये स्टेट का नहीं है, बट कलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी स्टेट का रहता था, लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेक्स्ट आता है सर्विस टैक्स। ये एक बड़ा था, ये फाइनेंस एक्ट 1994, ये फाइनेंस एक्ट के अंदर आया था, जो हमारा फाइनेंस बिल होता है उसके अंदर आया था 1994 में। और इसका इवन था टैक्सेबल सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस से गुड्स का डिफरेंट का वो मालूम है, मैं ऑलरेडी पहले क्लासेस में बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन क्लासेस में। मैं फिर से बताता हूँ। गुड्स का होता है जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होता है, जब आप टेंजिबल चीजें को सेल करते हो उसको हम लोग को गुड्स कहते हैं। और जो टैक्सेबल सर्विसेज होता है, आप सर्विस देते हो, कोई टेंजिबल नहीं है, बट बेनिफिट्स ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें दूसरे को कुछ क्या कहते हैं, प्रोविजंस दे रहे हो, उसको कुछ सेल्स करते हो, उसको प्रोविजन फॉर सर्विसेज कहते हैं, उसको सर्विसेज कहते हैं। इंटेंजिबल चीज होता है। और उसके अंदर में अगर कोई भी टैक्सेबल सर्विसेज हो गया, उसके ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। ये पूरा कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, ये माना। तो ये जो चारों टैक्सेस है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर आता था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस होता था। और इसको कलेक्शन डिफरेंट वे में, कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, यहाँ पे एक्साइज में सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, और सीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता था। सर्विस टैक्सेस में कौन होता था, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या था, सेल्स ऑन गुड्स में वैट था। वैट क्या था, सेल्स वैट एक्ट के अंदर आता था। हर एक स्टेट का एक डिफरेंट टैक्स रेट रहता था, कहीं पे 12%, कोई में 13%, कोई पे 10%, कोई पे 14.5%, ऐसा कुछ रहता था। हर एक स्टेट का एक अलग अलग रहता था। ये क्या होता है, सेल्स विद इन द स्टेट। ये था इंटर स्टेट, ये था इंट्रा स्टेट। याद रखिए, इंट्रा बोले तो सेम स्टेट है। मान लो कि अगर तेलंगाना का गुड्स तेलंगाना में हम लोग बेचते हैं, या फिर यूपी का गुड्स अगर यूपी के अंदर जुरिस्डिक्शन में बेचते हैं, तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट स्टेट वैट लगाते थे। हर एक स्टेट का डिफरेंट टैक्स रेट रहता है वैट का, और ये चीज बार बार भी वो लोग चेंजेस करते रहते हैं। सो ये मेजर 5 टैक्सेस था प्री जीएसटी का, जीएसटी के पहले। पूरा डिटेल्स और एक बार देख लेते हैं। प्री जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, मैं बोल दिया ऑलरेडी। सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये एडिशनल ड्यूटी लगता था, जैसे कि हमारा वो हो गया अल्कोहल वगैरह उस पर प्रोडक्ट में। एक्साइज ड्यूटी लेविड अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये एक एक्साइज ड्यूटी है। मेडिकल आइटम में, टॉयलेट प्रिपरेशन आइटम में आपका फिनाइल हो गया, ये इसके ऊपर भी लगता था। एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सीवीडी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अभी भी कस्टम है, बट कस्टम के अंदर क्या चीजें मैं बताऊंगा आगे जाके, क्योंकि वो आपने कैसे हमको फायदा आएगा, कैसे वो भी बताऊंगा। सो एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम में इसमें आता था सर्विस टैक्स हो गया, सरचार्ज और एक्सेस बहुत सारा लगता था। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट वैट हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स में बोला था स्टेट गवर्नमेंट, एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कलेक्शन तो स्टेट टैक्स करता था। परचेस टैक्स हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, एंटरटेनमेंट मालूम है आपका, अगर फिल्म मूवी है हर एक स्टेट में एक डिफरेंट टैक्स रहता है, उसके ऊपर होता है। मूवी अगर रिलीज करोगे यूपी में डिफरेंट टैक्स रहेगा, ये अभी भी है, बट इसमें थोड़ा चेंजेस आया, वो जीएसटी का अंदर आ गया। लग्जरी टैक्सेस हो गया, एंट्री टैक्सेस हो गया, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, सरचार्जेस, बहुत सारा टैक्सेस रहता था सेंट्रल और स्टेट का। इस सबको मिला के एक टैक्स कर दिया, वो है जीएसटी। जीएसटी क्या रहेगा, क्योंकि हमारा जो मोटो था वन नेशन वन टैक्स, इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट में क्या क्या, ये सारे टैक्स को मिला के एक ही टैक्स बना दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं कि बड़ा रिफॉर्म है जीएसटी, मतलब ये एक बड़ा चीज को छोड़ के हम एक नया चीज में आ रहे हैं, जो कि पूरा बिगेस्ट चेंज है इंडियन जीएसटी में। और ये कैसे फायदा पहुंचाएगा, ये जो प्री जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर था, देखो कितने सारे टैक्सेस को मिला के एक ही टैक्स है। बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, कितना बढ़िया होगा, पूरा छोड़ देंगे हम, इतने सारे टैक्सेस लगाते थे क्यों। तो लेकिन इसमें क्या था, ये अभी अभी जानेंगे कि पुराना जो टैक्स सिस्टम है, हम जो न्यू कुछ चले आए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम था। हम लोग तो टैक्स दे रहे थे, क्या प्रॉब्लम हो गया कि इसमें इतने सारा टैक्सेस है, तो ओके ठीक है, हम इतना सारा टैक्सेस दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक ही बात है, इसमें तो 50% टैक्स दे रहे थे, इसमें भी 50% टैक्स देंगे, इसमें 14 पे दे देते, इसमें भी 14 देंगे, क्या प्रॉब्लम है। इतना सारा क्या, ओनली प्रॉब्लम है इतना सारा याद रखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है नहीं, इसमें कुछ चेंजेस वो देखेंगे। ये देखो, ये पूरा पूरा चीज टैक्स स्ट्रक्चर का, ये भी देख लीजिए प्री जीएसटी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद बताता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है, उसमें क्यों चाहा। सेंट्रल टैक्स
एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, हर एक टैक्स के अंदर एक नया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आता था, एक सेंट्रल टैक्स, एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल का रहेगा, एक सेंट्रल टैक्स का रूल रहेगा, स्टेट टैक्स का रूल रहेगा, इसका एक प्रोसीजर होगा। देखिए कितना सबसे बड़ा चीज देखिए, देखिए सेंट्रल टैक्स है क्या है, स्टेट टैक्स है क्या। सो स्टेट का कितना हमारा अभी मान लीजिए अभी हमारा 27 स्टेट है, सॉरी 28 स्टेट है, ये जो 28 स्टेट्स आया है और यूनियन टेरिटरीज अभी 9 हो गया है, वो 9 यूनियन टेरिटरी का 9 यूनियन टैक्स सिस्टम रहेगा। मान लो कितना हो गया 37, 29 पर सॉरी 28 प्लस 9 37 स्टेट टैक्स का एक्ट रहेगा। सेंट्रल टैक्स के अंदर सेंट्रल टैक्स का भी सेपरेट टैक्स है, उसका प्रोसीजर डिफरेंट है। सो कितना है मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये कंफ्यूजन रहता है, ऑलवेज रहता होगा उस टाइम। और हर एक बिजनेसमैन को इतना सारा चीज फॉलो करना पड़ेगा, भाई ये एक्ट के लिए उस एडमिनिस्ट्रेशन को भेज जाओ, ये एक्ट के लिए वहां पे जाओ, भाई कितना ऑफिस ढूंढेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मल्टीपल जो प्रोसीजर है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है भाई कितना ऑफिस जाएगा। आप बिजनेस करने आए हो, आप पैसा लगाए हो, आप बिजनेस करोगे या आप 50 ऑफिस तोड़ोगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम, प्रोसीजर्स का प्रॉब्लम, वेरियस एक्ट्स रूल्स का प्रॉब्लम। क्या ये कंपनी वालों को बहुत सारा प्रॉब्लम, कितना मैं लगाऊं भाई, इतना सारा चीज कैसे होगा। सो इसमें सबसे बड़ा जो यूनिफॉर्मिटी अगर देखा जाए, सबसे बड़ा चीज जो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है ये था। और तो बेनिफिट से, और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि हम सिंगल टैक्स बनाएंगे, सिंगल टैक्स रहेगा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। पूरा कहीं पे जाइए इंडिया का 37 जो हमारा सेपरेट जुरिस्डिक्शन है, 28 स्टेट 9 यूनियन टेरिटरी, जहां पे जाओ एक ही टैक्स हमको आपको मिलेगा, एक ही टैक्स सिस्टम मिलेगा। अब आप कहीं पे बिजनेस कीजिए एक ही जैसा मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ा मोटा है, सिंगल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बोला, यूनिफॉर्म लॉ, एक ही लॉ, आप कहीं पे जाए, कंप्यूटराइज यूनिफॉर्म प्रोसीजर, ये सबसे बढ़िया। भाई प्रोसीजर में जो प्रॉब्लम होता था ना पहले, ये पेपर लेके ये डिपार्टमेंट में दो, वो पेपर लेके वो डिपार्टमेंट में दो, ये सिस्टम में हम पूरा हटाएंगे और कंप्यूटराइज यूनिफॉर्म कर देंगे। एक ही चीज फॉलो करो पूरा स्टेप। इसमें भी और एक चीज मैं आगे जाके बताऊंगा, इसमें भी थोड़ा सा गवर्नमेंट ने फिर से क्या चेंजेस किया है। उसमें हम बोल रहे हैं कि सिंगल टैक्स सिंगल जीएसटी, बट इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिया। वो भी 3 चीज लेके आए, मैं आगे डिटेल्स भी बताऊंगा, बट इस अभी जान लीजिए कि इसमें भी 3 चीज डाल दिया। क्या डाल दिया, एक सेंट्रल जीएसटी रहेगा, एक स्टेट जीएसटी रहेगा और यूटी जीएसटी, यूटी को यूटी, स्टेट को स्टेट लगेगा, और एक आईजीएसटी रहेगा। ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा टैक्सेस होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का अंदर जो टैक्सेस होएगा वो मैं बोलूंगा कब कब क्या क्या टैक्सेस लगाना है, ये आगे आगे का क्लासेस में हम जानेंगे। बट अभी जान लीजिए 3 टाइप का टैक्स लगा दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। ये जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बना है। लेकिन ये तो अच्छा है ना, पहले से इतना सारा टैक्सेस में ये 3-4 टैक्सेस है, वो भी एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में, एक ही लॉज के अंडर में, ये बढ़िया चीज हो गया ना, एक ही यूनिफॉर्म प्रोसीजर के अंदर में, वो इंपॉर्टेंट था। ये सबसे बड़ा चेंजेस है, ये याद रखिए सबसे बड़ा चेंजेस ये हुआ। यहाँ पे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे, एक सिंगल टैक्सेस रहेगा, आपका यूनिफॉर्म लॉ रहेगा, आपका कंप्यूटराइज यूनिफॉर्म प्रोसीजर रहेगा, ये सबसे बड़ा चेंजेस है। चलिए और एक ऑब्जेक्टिव, आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, क्या हमारा बेनिफिट्स होगा। ये दोनों बेनिफिट्स मान लो, आप ऑब्जेक्टिव्स मान लो, जो भी मान लो, ये क्या चेंजेस है। सबसे जो बड़ा बेनिफिट आया ना, वो था कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या है, मैं बोल टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स के ऊपर और एक टैक्स लगना, ये बड़ा पॉइंट है भाई। आप एक टैक्सेस के ऊपर और एक टैक्स लग रहा है। मैं आपको एक नीचे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैस्केडिंग का इफेक्ट का मतलब क्या। मान लो कि गुड्स आपने परचेज किया, एक कंपनी ने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपीज का, प्री जीएसटी में 1 लाख, पोस्ट जीएसटी में 1 लाख। पहले प्री जीएसटी देख लेते हैं। गुड परचेज किया 1 लाख में, टैक्स रेट मान लो 10% दिया, 10,000 का टैक्स दिया, सर्विस चार्जेस उसका 10,000 ऐड कर दिया। सो टोटल उसका कितना हो गया 1,20,000, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसको देना पड़ेगा, पैसा उसमें देना पड़ेगा 12,000। सो टोटल टैक्स कितना हो गया 22,000। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे 12,000, टोटल कितना दिया उसको 22,000 इन प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले जो टैक्स सिस्टम था। अभी क्या होगा
गुड्स परचेस में क्या आ गया, 1 लाख दिया प्री पोस्ट जीएसटी में, 1 लाख में आया, टैक्स रेट आपको 10,000 आ गया, वही टैक्स रेट में सेम टैक्स रेट ले रहा हूँ। और दूसरा ये टैक्स रेट में एग्जांपल के लिए लिया हूँ, आप लोग इसको कंसिडर करें, टैक्स रेट डिफरेंट डिफरेंट था वेरियस टैक्सेस में, और इसमें सर्विस चार्ज 10,000 ऐड कर दिया। सो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना होता है, 1,20,000, देखो प्री जीएसटी में 1,20,000, पर पोस्ट जीएसटी में कितना आ रहा है, 1,10,000 में। सो आउटपुट टैक्स लगा, वही 10% पकड़ा में 11,000। सो इसमें टैक्सेस कितना आएगा, ये 10,000, ये 21,000 टोटल में। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो 1,000 रुपए बढ़ जाएगा, आप 11,000 देंगे, 21,000 में एक्चुअल टैक्सेस जो होगा ये गुड्स के ऊपर 1,10,000 टोटल जो हो गया, सर्विसेज और गुड्स को मिला के 1,10,000 जो हो गया, 1,10,000 को ओवरऑल टैक्सेस देखा जाए यहाँ पे 22,000। यहाँ पे क्यों, क्योंकि इसमें टैक्स में के ऊपर टैक्स लग गया, ये 10,000 के ऊपर भी टैक्स आ गया, आपको फुल टैक्सेस देना पड़ेगा भाई। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना है वैल्यू उसके ऊपर ही आप टैक्स दीजिए, आपको कम टैक्सेस आएगा। 1,000 रुपीज का टैक्सेस इंक्रीज है, टैक्स ऑन टैक्स। आप अगर टैक्स ऑन टैक्स देगा तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, अगर मैं टैक्स ऑन टैक्स को दे रहा हूं तो ये क्या, देखो आपका सेल्स वैल्यू भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1,20,000 1,10,000, कितना बड़ा डिफरेंस है भाई लोग, देखो। तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, सिंपल, आपका टैक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका गुड्स का प्रोडक्ट कम बेचेगा आप लोग, अब टैक्स ज्यादा दे रहे हो। तो ये चीज था। सो देखो ओवरऑल रिडक्शन ऑफ प्राइसेस भी होगा, सो ओवरऑल भी प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, टैक्स भी आप कम दे रहे हो, कितना बढ़िया चीज है ना। टैक्स कम दोगे, पैसा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन जो है ना वो भी कम हो जाएगा। हमारा जो इन्फ्लेशन है, जो खर्चा जो है हमारा बढ़ रहा है, प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस जो बढ़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। सो मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। नंबर 1 पॉइंट में रखा गया कि हम कैस्केडिंग एफर्ट को तो पूरा फेंकेंगे निकाल के, ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते जा रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, प्रोडक्ट का कॉस्ट 100 रुपीज है, टैक्स उसमें 50 रुपीज है। अभी पेट्रोल के ऊपर चल रहा है ना, ऐसा चीज हम देखेंगे आगे पेट्रोल के ऊपर क्या चल रहा है। सो वो चीज है, वो डबल प्राइसेस के ऊपर लग रहा है। आपको 100 रुपए का चीज कर रहे हो, उसमें अगर 50 रुपए का टैक्सेस रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा एवरीथिंग। सो इन्फ्लेशन को कम करेगा ये। तीसरा, कॉमन नेशनल मार्केट, एक कॉमन नेशनल मार्केट बना देंगे। ऐसा नहीं कि आप एक प्रॉब्लम क्या होता था ना, पहले आप गुजरात में प्रोडक्ट बेचने जाओ, उसका डिफरेंट स्टेट टैक्स है, आप उत्तर यूपी में करो वो डिफरेंट है, एमपी में करो वो डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम होगा क्या कि आपका जो मार्केटिंग पॉलिसी जो होगा, जो कि आपका अदर स्टेट से जब प्रोडक्ट एक बिजनेसमैन जाएगा, कहां पे प्रीफर करेगा, जहां पे कम टैक्स लगता होगा वहां पे प्रीफर करेगा। सो ऐसे में क्या होगा ना, आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं कॉमन हो पाएगा। आपको एक जगह में, क्योंकि एक स्टेट का टैक्स ज्यादा होगा तो वहां पर कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरे में टैक्स कम होगा तो कम प्राइस में बेचेगा। सो ऐसे में एक कॉमन नेशनल मार्केट नहीं बन पा रहा था, ये एक सबसे बड़ा हो गया। नेक्स्ट है बेनिफिट टू स्मॉल टैक्स पेयर, जो छोटा टैक्स पेयर है ना उनको बेनिफिट हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि उनका कॉस्ट प्राइस कम होगा, उनका वो बेचेंगे अच्छे से, एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा उनको। अगर कॉमन नेशनल मार्केट मिल रहा है ना, आपको बड़ा मार्केट मिल जाएगा, आप बेच सकते हो, दूसरे स्टेट को भेज सकते हो इजीली। इसीलिए सो इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अंडर भी आ गया। ये सारे मैं चीज बोल रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक बड़ा चीज बिजनेस लेके आए थे मोदी जी, से हम बिजनेस को आसान बना देंगे सब। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्म हुआ है, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया को आगे ले जाने के लिए। सो ये सबसे बड़ा चीज जो कि लेके आए थे उसमें से आता है। सो ये जो मोटो था इसको भी ये फुलफिल करेगा जीएसटी। ये बोला गया था पूरा का पूरा, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा हमारा जब बिजनेस ये जो जीएसटी का रिफॉर्म का जो डिबेट चल रहा है इसके अंदर पूरा ये डिस्कशन हुआ है। आप अगर वो भी देख सकते हो तो वो अच्छा है, आप अगर जाके देख सकते हो, मैं पूरा देखा हूँ, ये सारे चीज उसके अंदर है, वो लोग डिबेट हुआ है पूरा पार्लियामेंट में इसके ऊपर। सब बेनिफिट आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बूस्ट मिलेगा, कि ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्योंकि देखो आप अगर प्रोसीजर को सिंपल बना देते हो ना, आप अगर टैक्स को रिफॉर्म कर देते हो ना, आप सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले आते हो, बहुत सारा प्रोसीजर को कम कर देते हो, आप कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट लाते हो, कोई मैन इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा सिंपल। सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम, सेल्फ रेगुलेटिंग और नॉन इंटरेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम, ये समझ लीजिए। सेल्फ रेगुलेटिंग मींस इसमें ये जो 2 पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
मैं बोला अभी अभी बोला कि ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के अंदर भी ये भी है सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स। मतलब इसमें क्या होगा कि आप ही सब सर्वे सर्वा है, आप बिजनेसमैन है, आप सर्वे सर्वा है, हम कुछ इंटरवेन नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, भाई मेरा थोड़ा सा वो एक्साइज रिटर्न फाइल कर दे, मेरा सर्विस टैक्स फाइल कर दे, थोड़ा पैसा ले ले, ये बचा ले वो बचा ले, ऐसा कर ले ऐसा कर ले, और लोगों को मालूम नहीं रहता था क्या रूल्स है क्या रेगुलेशन है। लोगों को ज्यादा बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी बड़े बड़े लोगों को हायर कर रहे थे, सीए हायर करो, सीएमए को हायर करो, इसको लॉयर्स को हायर करो, इतने सारे चीज होता था। अभी ऐसा नहीं है। वो क्या बोला कि एक रेगुलेशन बनाएंगे, एक ही टैक्स सिस्टम लगा देंगे आपके लिए, कंप्यूटराइज रहेगा। हम नॉन इंटरसिव इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इंटरसिव मतलब कोई भी आदमी इंटरवेन नहीं करेगा। आपको कुछ भी चाहिए आप सिस्टम पे जाइए, लग इन कीजिए, उसमें आपका डेटा डाल दीजिए, आपका इश्यूज डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम डाल दीजिए, आपको इमीडिएटली हम लोग सिस्टम आपको हेल्प करेगा। इसमें कोई मैन इंटरवेन नहीं रहेगा, आपको जाकर कोई पैसा नहीं मांगेगा, ये दे दो पैसा दे दो, हम करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा क्या, ब्लैक ट्रांजेक्शन बंद हो जाएगा, ब्लैक ट्रांजेक्शन पूरी तरह से बंद होगा। सो पूरा व्हाइट ट्रांजेक्शन करेंगे, ब्लैक ट्रांजेक्शन कम होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छा आएगा। मैं बोलूंगा बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है इसमें, हमने कैसे कैसे अचीवमेंट किया। ऐसा नहीं कि जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी कई बार ऑपोजिशन बोलता है ये तो फेलुअर प्रोजेक्ट है, फेलुअर है, बट कुछ हद तक ये बहुत ही हेल्प किया है, बहुत सारा आगे बढ़ेंगे, ये सारा चीज हुआ है अभी। सो सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम रहेगा, कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लेके आए, ये भी हुआ है। सिंप्लीफाइड टैक्स रिजिम लगे, सिंप्लीफाइड होगा, रूल्स पूरा सिंपल रहेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस में बोल रहा है, कैस्केडिंग नहीं है, इतना सारा टैक्सेस नहीं है। आप पहले जाते थे, हम बिल देखते थे क्या क्या है इसमें, सर्विस टैक्स है, एक्साइज है, आपको जाके कोई भी चीज खरीदते हैं, भाई साहब उसमें तो एक्साइज लग रहा है, एक प्रोडक्ट खरीदे तो एक्साइज लगेगा, सर्विस लगेगा, वैट है, सीएसटी है। भाई कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर है ना, वो जनरल पब्लिक है, उसको मालूम नहीं है भाई कि एक्साइज क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सीएसटी क्या होता है, वैट क्या होता है, कुछ भी मालूम नहीं है। सो कंज्यूमर क्या सोचता था, ये तो क्या क्या टैक्सेस लग रहा है, गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या क्या लगा रहा है, इतने सारे टैक्सेस है, आप लोग कुछ पूछते नहीं है, आप पैसा देते हो आते हो, भाई कुछ नहीं होता, ये तो बड़ा आदमी है जो बोल रहा है वो सही होगा, ऐसा समझते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, कंज्यूमर भगवान है, आदमी पब्लिक भगवान है, पब्लिक को सब कुछ मालूम है, ये पब्लिक सब कुछ जानता है। ऐसा चीज करके वो जीएसटी में लाए कि हम पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे, जो भी आएगा उसमें आएगा कि इतना जीएसटी, एक ही टैक्स है, आपको सनमस में की जो जरूरत नहीं है, एक ही टैक्स है। भाई साहब मेरे को मालूम है, मोदी जी बोले थे 5% टैक्स, आप क्यों 10% आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप क्यों 10% लगा दिया, क्योंकि आपको मालूम है मोदी जी बोले थे ये आइटम पर 10% 5% टैक्सेस है, आप क्यों बोले मेरे को 10%। तो अब ये कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बड़ा चीज जो इसमें है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजप्शन बेस्ड टैक्स है। ये जो चीज है कंजप्शन बेस्ड टैक्सेस आएगा। कंजप्शन बेस्ड टैक्स मींस जहां पे कंज्यूम होगा वहां पे आप टैक्स कलेक्शन करोगे, मींस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं इसको। कंजप्शन बेस्ड जहां पे कंज्यूम होगा, मान लो कि प्रोडक्शन गुजरात में हो रहा है, कंजप्शन जाके आसाम पे हो रहा है, एक्चुअल कंजप्शन टैक्सेस कहां पे कलेक्शन होगा, आसाम में। गुजरात प्रोड्यूस करेगा, टैक्स आसाम कलेक्शन करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये पूरे स्टेट को गेन देता है, इसलिए क्योंकि पूरे स्टेट को गेन देगा, वहां पे कंज्यूमर तो वहां पे टैक्स कलेक्शन होगा, प्रॉपर आएगा। लेकिन इसमें भी बोलूंगा आगे जाके कि इसमें कभी रूल्स आया कि जो लोग स्टेट टैक्स लॉसेस करेगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 इयर्स में रिकवर भी कर देगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा वहां पे बड़ा लॉसेस होने वाला है। लेकिन आगे जाकर जो कंजप्शन ज्यादा करेगा वो स्टेट को ज्यादा फायदा होने वाला है, ये सबसे बड़ा चीज है। एबोलिशन ऑफ सीएसटी, सीएसटी को हटा दिया। सीएसटी में बोला था इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, ये पूरा हट जाएगा, रास्ते में कोई जाम नहीं होगा। मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट कैसे, और ऊपर बोला था मैं कॉस्ट कम होगा कैसे। आप पहले क्या होता था ना, आप यूपी में जाके आप जा रहे हो गुजरात को, कि यूपी दिल्ली बॉर्डर हो गया, वहां पे जाके दिल्ली को जाने वाला है गुड्स, तो वहां पे वो टोल गेट में आपको रुका जाएगा, आपको टैक्स दिखाना पड़ेगा, भाई दिखा दो मेरे को क्या क्या है। लंबा लंबा गाड़ी लगता था, क्योंकि अच्छे से टैक्स है, ये टैक्स दिया, ये मैन्युफैक्चरिंग टैक्स दिया या नहीं दिया, सीएसटी दिया कि नहीं दिया, वैट दिया कि नहीं दिया, जो भी टैक्सेस है, सर्विस टैक्स दिया कि नहीं दिया, जो भी टैक्सेस में उसमें लगता था वो सारे पूछते थे। और इतना सारा पेपर वर्क है, आपको दिखाना पड़ता था। भाई अभी नहीं है भाई, आप वहां पे नहीं देते, तो आपका अगर वहां पे जाता आपका टाइम सेव हो रहा है ना। इंडिया में सबसे बड़ा लफड़ा है टाइम, क्योंकि इंडिया और चाइना में जो अगर डिफरेंस है ना, अगर जानना चाहते हो तो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा फ्रेट कास्ट है।
ये सबसे बड़ा चीज है कि इंडिया चाइना का जो सबसे बेहतरीन हुआ है कि वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत अच्छा से मेंटेन किया है, बहुत अच्छा से। वहाँ का एवरेज स्पीड में जो अभी एक आर्टिकल देख रहा था कि वहाँ पे 100 स्पीड से आप 100 किलोमीटर पर आवर है, जो इंडिया में 60 किलोमीटर। आप समझ सकते हो 60 और 100 में कितना डिफरेंस है। तो 40 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड की कमी है ना, स्पीड जो हमारा कम हो रहा है ना, वो सबसे बड़ा कष्ट हमको दे रहा है। सो ये सारी चीज को आप टोल में ज्यादा नहीं पड़ोगे तो आसान हो गया। ये जो नया टैक्स सिस्टम में आ गया तो वो कॉस्ट भी कम हो जाता है, फेड कॉस्ट भी कम हो जाता है वहां पे। सो नेक्स्ट, मेक इन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट जो आया था, ये डोमेस्टिक चीज को हम बढ़ावा देंगे। हम डोमेस्टिक में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, इंडिजिनस प्रोडक्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ये चीज आया था। और इसमें इसीलिए क्या गया, एक्सपोर्ट्स टू बी जीरो रेटेड। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि एक्सपोर्ट पहले ज्यादा टैक्सेस लगता, लेकिन इसमें कंफ्यूजन था क्योंकि इतने सारा टैक्सेस होता ना कहीं ना कहीं इसमें टैक्स लग जाता था, थोड़ा कॉस्ट ज्यादा हो जाता था। आपको मालूम है कितना सारा टैक्स वाला मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें बहुत सारा बेनिफिट दिया हुआ था, एक्सपोर्ट को जीरो किया गया था, बट उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं ये टैक्स लग जाता था। इतना कंफ्यूजन था कि इतना सारा टैक्सेस था ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर पोर्ट हो गया वहां पे थोड़ा टैक्सेस का इशू आ जाता था, तो कहीं ना कहीं टैक्स लग जाता था इसमें। सो ये एक्सपोर्ट्स को पूरा जीरो रेटेड में ले आए। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडिजिनस। हम जितना चाहे उतना डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। तो आईजीएसटी में बोला था थोड़ी में, कस्टम एक्ट के अंदर क्या होता था ना, हमको जो पहले जो इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स, उसमें क्या लगता था, बीसीडी लगता था। बीसीडी मतलब आपका जो एक्साइज ड्यूटी है उसके ऊपर लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता था, सीआईएल टैक्स लगता था, सीएसटी हो गया, वैट हो गया, ये वो आता था, ये 3 टैक्सेस आ जाता था उसमें। सो वो भी कंफ्यूजन रहता था कहाँ पे जाएगा, कैसा रहेगा, कितना परसेंट टैक्स रहेगा। 4% कुछ लग रहा था और एक्साइज कुछ 12% 8% लग रहा था। सो ऐसा रहता था। अभी बोला कि ऐसा नहीं, हम एक टैक्स लगा देंगे, आईजीएसटी। आईजीएसटी आपको कंफ्यूज नहीं होगा, हम आईजीएसटी कभी बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, जो भी लगाना है लगाएंगे आईजीएसटी। सो हम डोमेस्टिक को प्रीफर करेंगे, जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन देंगे, एक ही टैक्स करेंगे। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि ये प्रोटेक्शन जो हमारा एक्सपोर्ट और इंडिजिनस को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक सिंप्लीफाइड सिस्टम के अंदर आ गया, वो सबसे बड़ी चीज है इसमें। सो ये पूरा मोटो है, हमारा इन्फ्लेशन हो गया, हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाना हो गया, एक अच्छा ब्लैक मनी को कैसे रोकेंगे उसका हो गया, और एक कंप्यूटराइज सिस्टम लाने का जो सिस्टम है, ये उसका ऑब्जेक्टिव आया। एक कंज्यूमर ज्यादा इन्फॉर्म हो, कंज्यूमर को ज्यादा नॉलेज हो, इसके लिए भी ये कि उसका ऑब्जेक्टिव रहा। एक पुअर स्टेट टू गेन हुआ, कैसे पुअर स्टेट को आ गया, क्योंकि मोदी जी का सबसे बड़ा जो मोटो है ना, सबके साथ सबके विकास, ये जो बात बोलते हैं मोदी जी, इसके अंदर भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। क्योंकि अगर पुअर स्टेट ज्यादा बेनिफिट पा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। और एक मेक इन इंडिया को जो बूस्ट देने वाला चीज है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव और को लेकर जीएसटी का आया। अभी जो हम देखेंगे ना, अभी हम जान लिए कि अभी तक जो मैं पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मोटो था, क्या क्या हमारा मोटो था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था और क्यों लाया गया था, ये पहले इंपॉर्टेंट है। पहले प्री जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर था। अभी देखेंगे कि इसका जर्नी कैसा रहा, जीएसटी कैसे आया, कब आया। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि जो जीएसटी का जो पूरा स्टार्टिंग जब हुआ था, तब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरुण जेटली एक बार भी बोले थे कि कांग्रेस ऑलवेज बोलता है ये तो हमारा रिफॉर्म है, ये इसको मोदी जी लेके आया, मोदी जी तो पहले इसको विरोध करते, क्यों विरोध करते हैं वो नहीं मैं बताता हूँ, बट वो पूरा। लेकिन अरुण जेटली ने एक बार बोला था कि ये शायद सच्चाई है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 के एक पब्लिक रैली में ये बोला था कि मैं एक कमेटी गठन कर रहा हूँ और वो जीएसटी के ऊपर, जीएसटी एक नया टैक्स, जीएसटी तो नहीं बोलते बट एक नया टैक्स सिस्टम लेके आएंगे। ये जो इतने सारा टैक्सेस है, 1 नेशन 1 टैक्सेस लेके आएंगे, इसके लिए मैं कमेटी बना रहा हूँ और उस कम्युनिटी के अंतर्गत मैं पूरा टैक्स सिस्टम, पूरा टैक्सेस को कैसे कर नया कन्वर्शन लेगा। लेकिन 2003 के बाद वो कमेटी का जो रिजल्ट आने वाला था, बट 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी हार जाते हैं, वो पार्लियामेंट नहीं जीतते हैं और उसमें कांग्रेस आ जाता है। कांग्रेस आने के बाद इसका जो पहला जो एक्चुअली जो स्ट्रक्चरल लॉज के अंदर जो आया बात हुआ, वो 2006-7 के अप्रैल 1 2010, 2006-7 के जो इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, वो फर्स्ट टाइम पे वो लेके आए 2006 में, फाइनेंस मिनिस्टर उसको, वो बजट ऑफ 2006-7 दैट इट कुड बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल 2010, वो बोले वहां पे 2006 का जो फाइनेंस बजट था वहां पे
सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम लोग 1 अप्रैल 2010 को उसको एप्लीकेबल करवा देंगे। मतलब मान लो 3 साल का वो गैप रखे, क्योंकि ये जो चेंजेस आएगा ये बड़ा चेंजेस होगा, तो वो लोग उसको एक प्रॉपर वे में उसमें काम करेंगे, इसलिए वो डिक्लेयर कर दिए उस दिन। बट फर्स्ट डिस्कशन पेपर जब आया, जो पार्लियामेंट के टेबल पर जो आया, एम्पावर कमेटी जो रिलीज किया, वो था 2009 में। फर्स्ट पेपर जो आया 2009 में जब आया, यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या हुआ, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं गया, थोड़ा पॉलिटिक्सली इसको ना समझिए, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस इसमें है, तो आप इसको पॉलिटिकली न मत सोचो, बट मैं इसको बता रहा हूँ। 2009 का जो एम्पायर कमेटी का जो बिल्स था, जो प्रस्ताव था, वो थोड़ा सा अलग था। उसमें क्या था ना, और उसमें स्टेट को इन्वॉल्व ज्यादा नहीं मिल रहा था। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि उसमें जो बड़ा प्रॉब्लम था, जो इनिशियल जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा पुराना टैक्सेस को नया टैक्सेस में, उसमें जो प्रोड्यूसर कंट्रीज है, सॉरी प्रोड्यूसर स्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, उनको क्या हो रहा था, बड़ा लॉस हो रहा था। सो वो जो लॉसेस होता था, तो तभी 2009 में एक्चुअली गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, एंड वेरियस बीजेपी वाले जो स्टेट थे, और तभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पास भी पूरा का पूरा कांग्रेस का हाथ में नहीं था, वो यूपीए का गठबंधन था, उसके पास मेजोरिटी नहीं था, तो बहुत सारे स्टेट ने इसमें विरोध करने लगे। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, महाराष्ट्र तो कांग्रेस के अंडर में था तब भी, बड़ा बड़ा स्टेट है, दिल्ली हो गया आपका, गुजरात हो गया, बड़े बड़े स्टेट जो है, वो लोग उसको विरोध करने लगे कि हमको क्या मिलेगा भाई, 5 साल का ये जो लाइसेंस है। सो इसका स्ट्रक्चरल वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुआ, और वो बार बार वो बिल्स नहीं पास हो पा रहा था, नहीं अमेंडमेंट नहीं आ पा रहा था। सो 2011 में भी कांग्रेस गवर्नमेंट में लाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 115th अमेंडमेंट बिल लाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो लाप्स हो गया, वहां पे वो फेल हो गया। कोई भी स्टेट, उसमें बहुत सारे ईपीए के गठबंधन के लोग भी उसको उनको हेल्प नहीं किया, वो पास नहीं हो पाया, वो लाप्स हो गया। सो इन 2014 में क्या होता है ना, मई 26 को मोदी बीजेपी का गवर्नमेंट आता है। बीजेपी जो मोदी जी जीएसटी को पहले विरोध करते हैं, क्या बोलता है, बीजेपी का जीएसटी लाना का सबसे बड़ा मोटो था। ऐसा नहीं कि जीएसटी को वो विरोध कर रहे थे, बट उसमें जो क्लॉज रहता था उसको विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो उसका एक्सेप्ट, ये जो 5 साल का लॉसेस है, सबसे बड़ा पॉइंट यही था और कुछ भी नहीं था। तो मोदी जी 2014 में आते हैं, 2014 के आते आते 2014 में एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस होता है, 122nd अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोल रहा हूँ, ये देखो, ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर आएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अमेंडमेंट, मैं आपको पढ़ाया था यूनियन लिस्ट शेड्यूल VWA पर टैक्स इंट्रोडक्शन क्लासेस सब देखोगे, वहां पे जाके आपको मालूम पड़ जाएगा। उसमें मैं बताया था क्या क्या स्ट्रक्चर है। शेड्यूल तो 7 में हमको कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया है कि टैक्स कलेक्शन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दिया गया है, उसमें यूनियन लिस्ट बनाए, स्टेट लिस्ट बनाए। ये जो ऑलरेडी लिस्टेड है ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ना करके वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मूल तथ्य है, वही है, मूल लॉज वही है, उसके बेस करके आप कुछ भी आगे लॉ बनाओ, बट उसको बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। वो बोलते ना ग्रंथ है देश को चलाने का, तो उसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, 122nd अमेंडमेंट बिल वो लोकसभा में पेश किया गया। पेश होने के बाद अगस्त 2016 तक ये क्या है, मैं वेरी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। जब ये जो 2013 टू 2016 के अंदर क्या हुआ ना, एक बीजेपी का एक स्ट्रेंथन बन गया, क्योंकि ये ओनली सेंट्रल, इसका जो प्रोसेस है मैं बोलता हूँ, पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा, उसके बाद इसमें से मेजोरिटी स्टेट का भी अप्रूवल होना है, स्टेट असेंबली में भी ये पास भी होना है मेजोरिटी स्टेट में, तभी जाके वो अप्लीकेबल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा था। और बीजेपी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि उसका बहुत सारे स्टेट में अपना गवर्नमेंट बन गया था, ऑलमोस्ट 60 या 70% का जो पॉपुलेशन था इंडिया का उसके अंदर आ गया था, तो उनको ईजी हुआ। सो इसलिए 2014 में जो आया, 2016 अगस्त को सबसे बड़ा चेंजेस हुआ, एनेक्टेड किया गया 101st अमेंडमेंट। इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 122nd, बट द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट, ये नंबरिंग होता है, वो एनेक्टेड है, ये नंबर है। सो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको एनेक्टेड किया गया।
एंड उसके बाद क्या होता है, सितंबर 16 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होता है। इसके अंदर सबसे बड़ा क्या है, अगस्त 2016 में जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या है कि काउंसिल बनाया गया, जीएसटी का काउंसिल बनाया गया। ये काउंसिल क्या है, मैं ये भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जीएसटी काउंसिल का काम रहेगा जीएसटी कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, जीएसटी में क्या लॉस प्रोसीजर होगा, ये पूरा चीज ये डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ये चेंजेस लाइए बोल के। तो जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया अगस्त 2016 को। सो मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड किया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट, कंपेंसेशन सेस एक्ट मतलब ये जो 5 साल का जो चीज रहेगा उसका जो लॉसेस होगा उनको कैसे कंपेंसेट किया जाएगा वो स्टेट को, उसके लिए ये जो टोटल 5 लॉज का एक रिकमेंडेशन है। पहले तो ये प्लान चल रहा था कि हम एक ही टैक्स रेट लाएंगे, एक ही टैक्स सिस्टम लगाएंगे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने देखा शायद ये मेरे को जितना मालूम है कनाडा का एक स्ट्रक्चर लेके आए कि ये सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है क्योंकि बड़ा कंट्रीज है। इसके ऊपर बहुत डिबेट होता है। गवर्नमेंट तो बोला था वन नेशन वन टैक्स, ये क्या 4-5 टैक्सेस लगा दिया, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। बट इसमें सबसे बड़ा चीज है कि इंडिया बड़ा कंट्रीज है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्रीज है। सो बड़ा कंट्रीज के लिए रूलिंग करने के लिए सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लगाना भी इतना आसान नहीं है, ये भी मान लीजिए आप। इसलिए उसको एक पार्टीशन किया गया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी ऐसा स्ट्रक्चर लाएंगे और उसको रिकमेंडेशन किया मार्च 17 को। अप्रैल 17 को एक्ट भी पास हो गया। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन अगस्त 16 को, अप्रैल 17 में ही पास हो गया, ओनली 6-7 मंथ में ही ये पास कर दिया अप्रैल 17 को। मई 17 को जीएसटी काउंसिल ऑल रूल्स को भी रिकमेंड कर दिया कि पूरा चीज हो गया। और 13 जून 2017 को ऑल स्टेट एक्सेप्ट जे.एंड.के, मैं बोल देता हूँ जे.एंड.के का रूल्स अलग है। जे.एंड.के मीन जम्मू कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, मैं बोलता हूँ अभी तो है नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये भी चला गया है। आपको मालूम है अमित शाह का वो स्पीच, आर्टिकल 370 वो हटाना, और उसका पहले का मैं बोल रहा हूँ वो तब तो था 2017 में तो था, तो वो उसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स इसको अडॉप्ट कर दिया था 13 जून 2017 तक। 13 जून 17 का रात के 12 बजे क्या होता है, पूरा एक जॉइंट सेशन बैठता है लोकसभा और पार्लियामेंट का, और वहां पे डिक्लेयर होता है कि 1 जुलाई 2017 के, क्योंकि मोदी जी ऑलवेज एक नया चीज जब करते हैं ना पूरा दिखा, मतलब वो एक हाईलाइटेड करते हैं, वो पूरा ऐसा होता है कि आप सुबह उठोगे तो आपको चौंक जाएगा, वो शायद डिमोनेटाइजेशन हो गया, वो जीएसटी का भी बात हुई, ऐसा ही है। रात के 12 बजे शायद सबको मालूम नहीं होगा जिन लोगों ने एक्चुअली जो प्रोफेशनल से वो तो देखते होंगे कि 1 जुलाई रात को क्या हो रहा है। सो एक पार्लियामेंट मीटिंग होता है और वहां पे डिक्लेयर होता है वन नेशन वन टैक्सेस का, हम एक टैक्स के अंदर आएंगे, एक मार्केट के अंदर आगे उसी रात को। और उसके बाद थोड़ा सा जर्नी आगे भी बता देता हूँ, 8 जुलाई तक भी जे.एंड.के भी पास कर दिया, पूरा रूल्स पास कर दिया, जे.एंड.के भी इसको अडॉप्ट कर दिया कि चलो पूरा इंडिया तो एक ही हो गया, चलो इसी तरह एक नेशन एक टैक्स एक्चुअली फुलफिल हुआ 8 जुलाई को, जब जे.एंड.के हमारा ही अंग है, हम हमारी देश के अंदर है, देश है हमारा, देश तो अंदर क्या है, वो तो हमारा देश ही है। और वो 8 जुलाई को हम लोग एक्चुअली 8 जुलाई को हम वन नेशन वन टैक्स में आए, बट 1 जुलाई तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ। सो ये चीज चलता रहा है, नया अमेंडमेंट रूल्स चल रहा है। तो ये पूरा जर्नी था जीएसटी का 2016 का पहला 6 का बजट मीटिंग में जब डिक्लेयर किया जाता है वहां से लेकर आज तक ये पूरा जर्नी है जीएसटी 1 जुलाई तक। वो प्री जीएसटी का जो पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर बना, कैसे एप्लीकेबल हुआ, पासेस हुआ, और उसके बाद आता है नेक्स्ट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है इसका, जो इंपॉर्टेंट है। मैं बोला था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल जो आया, आर्टिकल में जो चेंजेस है वो आर्टिकल 366(12)(a) के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है समझाया गया है। ये क्या होगा, सबसे बड़ा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सबसे बड़ा वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया सप्लाई। पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग में टैक्सेस था, रिमूवल ऑफ गुड्स था, ऐसा था। ये बोल दिए एक ही बात भाई, सप्लाई, आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो। सप्लाई का डेफिनेशन भी है सीजीएसटी में, हम पढ़ेंगे जब एक एक एक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। बस सप्लाई, जब गुड्स का मूवमेंट होगा
एक से दूसरे के पास, सप्लाई मींस मूवमेंट, इतना ही है, मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज का, और दोनों का, एक्सेप्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहल, ये बड़ा चीज से लगा दिया है यहाँ पे। अब लिकर एंड ह्यूमन कंजप्शन, यही चीज सबसे में बड़ा चीज, अगर यही चीज है केवल नहीं आया है, बाकी सारी चीज आ गया, आप बोलोगे मैं बताऊंगा दूसरा चीज भी है, मान लो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हो सके तो नहीं आया सर, पेट्रोल पे तो जीएसटी नहीं लगता, मैं बताऊंगा, लेकिन उसको उन्होंने देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं रखा है कि पेट्रोल को हटा देंगे, मैं बोलूंगा उसको, उसके बारे में डिटेल्स बोलूंगा क्या करना है उसका। सो अभी क्या बोला कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक्सेप्ट, ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन क्या नहीं है, अल्कोहलिक लिकर, लिकर नहीं है, लिकर मींस आपको मालूम है दारू बोलते हैं, दारू जिसे बोलते हैं जो कि ह्यूमन कंजप्शन करता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये किसके अंदर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जो टैक्सेस एक्साइज लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, और ये अभी भी एक स्टेट गवर्नमेंट का अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, हटा सकती है, इसका ऊपर है, कई स्टेट तो हटा दिए हैं, जैसे गुजरात हो, केरला हो, बिहार हो, इसको हटा, बिहार का तो बड़ा मूवमेंट है, आपको मालूम है, बिहार का एग्जाम्पल दिया जाता है, वो लोग कैसे इकट्ठा हुए थे, वो बड़ा एग्जाम्पल था बिहार का जो हटाया गया। सो लिकर को छोड़ के बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज को लगा दे। ये बोले कि नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलते हैं 36612 में बोलता है कि गुड्स का मतलब क्या बोलता है, गुड्स बोलता है ऑल मटेरियल, जो पहले भी था जो था वही को ऐसे ही रख दिया, कमोडिटीज है आर्टिकल से, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी कमोडिटीज हो, कोई भी आर्टिकल्स, इसको गुड्स बोलेंगे, इसका मूवमेंट सप्लाई होगा तो हम टैक्स जीएसटी लगाएंगे। सर्विस किसको बोल रहे हैं, कोई भी चीज गुड नहीं है, मतलब मटेरियल कमोडिटी आर्टिकल नहीं है, देखो पूरा चीज कवर कर दिया यहीं पे, कोई भी चीज मेटल कमोडिटी आर्टिकल नहीं है, वो भाई हो गया सर्विसेज, कितना बढ़िया चीज बोल दिया, गुड्स में बोल दिया कि मेटल कमोडिटी आर्टिकल्स, सर्विस में जो भी गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो भी लगेगा ये इसका सप्लाई होगा तो उसको हम जीएसटी बोलेंगे। सॉरी, सो ये जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है, इसका जो पूरा प्रिंसिपल है, उसका जो पूरा एलिमेंट्स है, ये कई सारे कंट्रीज का लॉज को हम लोग फॉलो करते हैं, कई सारे वैट हो गया, जीएसटी हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, जैसे कि आप यूरोपियन यूनियन, हम ये भी बोलते हैं ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी, वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी दूसरे देश को देख के बनाए हैं, ये सब होता है क्योंकि आप दूसरे देश से एग्जांपल लेते हैं उसके ऊपर बनता है, तो हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर वो यूरोपियन यूनियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया, यहाँ से अडॉप्टेड हुआ है पूरा प्रोसेस को जो है, एंड इंटरनेशनल लॉ को हम फॉलो करते देखते हैं, गाइडलाइंस को देखते हैं, उसके बेसिस पे बना होगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल भी बिजनेस करोगे और आपका ओन कर देखोगे, क्यों आप वो सीखते हो, आप दूसरे देश से क्या फायदा हो रहा है, कैसा फायदा हो रहा है, हमको क्या लॉसेस हो रहा है, वो देख के हम लोग बनाते हैं दूसरे देश से, ये पूरा प्रोसेस है। सो आप यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है हमको याद रखना है, आर्टिकल 36612 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मीनिंग जो है क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस, और बोथ गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होगा तभी हम लोग एक्सेप्ट अल्कोहल के लिकर कंज्यूम बाय ह्यूमन बीइंग्स, इसको छोड़ के बाकी ह्यूमन का लिकर को छोड़ के जो भी गुड्स और सर्विसेज है अगर उसका सप्लाई हुआ तो उसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के मानेंगे, ये सबसे बड़ा अमेंडमेंट है। जीएसटी लॉ फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है, लॉ क्या है, हमने बोला ऑलरेडी, मैं आपको बता दिया है, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करा, बिल पास कब हुआ था, 3 अगस्त 2016 को पास होता है लोकसभा, देखो पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद वो राज्यसभा में गया, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया जो जरूरी था, उसको चेंज करके फिर से लोकसभा में, ये ऐसा होता है आप लोकसभा में पास करके अगर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में थोड़ा चेंजेस किया ना, फिर से लोकसभा में इसको पास करना पड़ता है, इसको फिर से पास किया गया, 8 अगस्त को पास किया गया, ये आपको जानना पड़ेगा कैसे प्रोसेस होता है, ये आप लोग थोड़ा पढ़िए कि लोकसभा में कैसा पासेस किया जाता है, राज्यसभा में कैसा पासेस किया जाता है, ये प्रोसेस को जानना जरूरी है। सो नोटिफाइड आज कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट 8 सितंबर 2016 को पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जब राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए, और इसका जो कलेक्शन प्रोसेस पूरा आर्टिकल 246A के अंदर डिफाइन किया गया, 246A 246 का आपको याद होगा, वो पहले लिस्टेड था, सारे आपको 246(3) था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सब कुछ उसमें चेंजेस होके ये नया आर्टिकल जोड़ा गया, 246A बनाया गया, इसके अंदर पूरा लेवी और कलेक्शन सेंटर और स्टेट को बांटा गया, किस टैक्स कैसे कलेक्शन और लेवी किया जाएगा, और
सेंटर टू लेवी एंड कलेक्ट आईजीएसटी, आईजीएसटी जो सीजीएसटी एसजीएसटी दिया गया वो सेंटर और स्टेट को दोनों को भागीदारी दिया गया। आईजीएसटी का पूरा जिम्मेदारी सेंटर को दिया गया इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट मूवमेंट और इंपोर्ट्स। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं आप और गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाएगा, उसका लेवी और कलेक्शन का पूरा जिम्मेदारी आईजीएसटी का जो है रहेगा, इसको आईजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर स्टेट के अंदर कोई भी गुड्स मूवमेंट होता है, आपको फिर से बताता हूँ सीजीएसटी क्या है, अगर कोई भी गुड्स सेम स्टेट के अंदर मूवमेंट सप्लाई होता है, मूवमेंट तो नहीं बोलता हूँ यार, फिर सप्लाई बोलता हूँ, सप्लाई बोलेंगे हम लोग, सप्लाई होता है तो उसको हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी कहां पे लगेगा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाएगा और कोई भी कंट्री से अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आईजीएसटी लगेगा। ओके, ये पूरा प्रोसेस है। वो उसको 269A पे दिया गया स्टेट सेंटर को। ये आर्टिकल को भी आप याद रख सकते हैं। कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, ये तो मैं बड़ा चीज बताया था कि अगर जो 5 इयर्स का है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो 5 इयर्स जो लॉसेस होगा ना, ये पूरा लॉसेस ये जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन के अनुसार, जैसे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करेगा, इसके लिए एक लॉ भी बनाएगा, कंपेंसेशन लॉस एक्ट। उसको क्लास 19 के अंदर डिफाइन किया गया कि कैसे वो जो भी स्टेट लॉस करेगा उसको कैसे उनको फिर रिटर्न किया जाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदार रहेगा और जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन के अनुसार उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। हाँ, मैं सबसे बड़ा बोलना था, इसके बाद में भी बोलता कि कॉन्सेप्ट आप बोले कि सर आपने तो बोला सप्लाई ह्यूमन कंजप्शन, हमको तो मालूम है पेट्रोल के ऊपर नहीं है, नेचुरल गैस के ऊपर नहीं है, सो वहां पे क्या आएगा। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जो बड़ा चेंजेस था, जब चेंजेस किया गया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जो स्टेट के पास कि वो लोग पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ा लॉसेस, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था पेट्रोल को लेकर, ये सबसे बड़ा लॉसेस होता था। हर एक स्टेट इसको अपोज कर रहा है, कांग्रेस का कुछ स्टेट भी इसको अपोज कर रहे थे। जब कांग्रेस इसको लाना चाहता था, कांग्रेस तो पूरा प्रोडक्ट को उसमें ला रहा था, इसको लेकर भी बहस हुआ था। बहस में भी कांग्रेस ने बताया था पेट्रोल को आप लोग क्यों नहीं ला रहे हैं। इसको देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस होता है। पेट्रोल गवर्नमेंट क्या है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्सेस है और स्टेट गवर्नमेंट का अपना भी टैक्सेस है, 2 टैक्सेस है। वहां पे देखा जाए तो इसीलिए तो पेट्रोल का कॉस्ट ज्यादा रहता है ना, क्योंकि टैक्सेस इतना ज्यादा रहता है उसमें। स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट बोला ओके ठीक है, हम लोग अभी पेट्रोल को नहीं रखते हैं, आगे हम देखेंगे, आगे जाके जब पहले जीएसटी लगा देते हैं दूसरे प्रोडक्ट पर, बाद में हम पेट्रोलियम क्रूड जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, स्पीड हाई स्पीड डीजल्स हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, इसको पेट्रोल बोलते हैं, और नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, इसके ऊपर हम लोग लास्ट लेटर डेट में एक रिकमेंडेशन लाके, जो जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो भी रिकमेंडेशन करेगा, जो डेट को रिकमेंडेशन करेगा उसी दिन हम लगा देंगे। इसके ऊपर भी बहस चलता रहा है। अभी बीच में जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया था, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत बहस हुआ है कि इसमें जीएसटी लाओ बोल के बहुत सारा बात हुआ है। ये चीज में गवर्नमेंट भी सोच रहा है, जब भी उसको शायद जरूरत तो अगर मैं तो चाहता हूँ जितना जल्द हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में लग जाए, ताकि हम लोग का टैक्सेस जो है पेट्रोल में वो थोड़ा कम हो जितना, और वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से भी कॉस्ट भी बढ़ता है प्रोडक्ट का। इसमें भी लग जाए, एक यूनिफॉर्म टैक्स पेट्रोल में भी लग जाए तो अच्छा रहेगा। वो तो देखा जाएगा कब लेटर डेट में कब ला रहा है गवर्नमेंट, इसमें भी काम कर रहा है, जीएसटी से भी काम कर रहा है। अभी तो सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है कि अब शायद अभी रिसेंट डेट में गवर्नमेंट सोच रहा है उसके लिए लगाएगा बोल के। अभी गवर्नमेंट शायद रेवेन्यू लेसेस में चल रहा है, अभी जो करंट सिचुएशन है कोरोना का, वो भी जाने के बाद शायद कुछ 2, 3, 4, 5 साल के अंदर ये शायद चेंजेस हो जाए और पेट्रोलियम पर भी लग जाए। मैं बोला कौन सा प्रोडक्ट है, पहला चीज ये अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये तो कभी चेंजेस नहीं होने वाला है, ये पूरा का पूरा स्टेट के पास रहेगा, आपके ऊपर है, आप कभी भी लगाओ कभी भी हटाओ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंट नहीं करेगा। कई स्टेट चाहते तो हटा सकते हैं, आप रखो या फिर हटा दो। दूसरा, पेट्रोल के बारे में अभी डिटेल डिस्कशन कर लिया, ये जो टैक्सेस है ये ऑलरेडी कभी भी आ सकता है। टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली आउटसाइड रीजन में नहीं है, एक्चुअली इसमें टोबैको प्रोडक्ट पर लगा दिया गया है टैक्सेस, पार्ट ऑफ जीएसटी है, बट पावर टू लेवी किसके ऊपर है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा दिया। ये होना चाहिए, मैं तो सोचता हूँ इसके ऊपर डबल क्या ट्रिपल टैक्सेस लगा दो भाई। मैं शायद आप लोग गाली दे सकते हो, जो लोग सिगरेट खाते होंगे तो वो लोग तो मेरे को गाली दोगे, लेकिन मैं तो चाहता हूँ उसके ऊपर जितना टैक्सेस लगा जाए, क्योंकि कितना सारा ये एक ऐसा चीज है ना टोबैको, आपको ज्यादा का ज्यादा खर्चा कराता है।
ये सबसे बड़ा चीज है। सो इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा सेस भी लगता है, आपको मालूम होगा टोबाको सेस के है, सेस भी लगता है इसमें 1% एक्स्ट्रा टैक्सेस, टैक्स ऑन टैक्स तो वहां पर हो गया, लेकिन इसके ऊपर लगना चाहिए, जितना चाहे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा दूसरा कस्ट इसके लिए ज्यादा बढ़ता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ता है, ये सारा बढ़ता है, वो तो अलग चीज है, लेकिन ये पार्ट ऑफ जीएसटी उसको रखा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो चाहे तो एक्स्ट्रा टैक्स इस पर लगा सकता है। ये एक ही चीज है ना, इसके ऊपर टैक्स बढ़ जाए ना, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को लगता है ऐसा। एंटरटेनमेंट टैक्सेस लेविड बाय लोकल बडीज, कुछ एंटरटेनमेंट में बोला, ऊपर बोला था एंटरटेनमेंट टैक्सेस को कुछ मर्ज किया गया और कुछ भी उनके पास रखा गया, जैसे कि आप लोगों का पेंडल लगा दिया, कुछ पेमेंट, तो कुछ एंटरटेनमेंट टैक्सेस लोकल बडीज लेते थे। लोकल बडीज आपका यूएलबीसी हो गया, यूनियन लोकल बडीज बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, पंचायत हो गया, वो कुछ टैक्सेस लगते हैं, उसको बोलते हैं पावर टू टैक्स रिमेन, उनके पास रखा गया, इसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया, उसको मर्ज नहीं किया गया, क्योंकि बड़ा लसेस होता है ना, छोटे छोटे जो म्युनिसिपैलिटीज होते हैं उनको थोड़ा बहुत इनकम आ जाता है, तो अच्छा है, डायरेक्टली उनको कुछ इनकम आ रहा है, तो उसको भी रखा गया उसके अंदर। ये था आउटसाइड में क्या रखा, बड़ा चीज है, अल्कोहल का जैसे कभी नहीं आएगा, पेट्रोल को तो हम, पेट्रोल आप बोल सकते हैं पेट्रोल अभी भी नहीं है, बट फ्यूचर डेट में ला सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रखा नहीं गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। अल्कोहल का दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब वहीं पे ही मना कर दिया गया, आर्टिकल में बता दिया गया ये नहीं आ सकता है, 366। नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल में बोला, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, आपको मैं चाहता हूं कि इसके लिए सेपरेट क्लासेस बनाऊं, बट मैं थोड़ा केवल बता देता हूं, जीएसटी काउंसिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 279A के अंदर बनाएगा, ये जब पहले आया तो इस पहले जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल का जो चेयरपर्सन रहेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा उस टाइम का वो चेयरपर्सन रहेगा, ये टाइम टू टाइम मीट करते रहेंगे, इसका जो मेजर मोटर रहेगा, ये टाइम टू टाइम ये काउंसिल मीट करेगा, एवरी मंथ शायद ये अभी वेट रहे, ये मीट करेंगे, और इसको ये जीएसटी के ऊपर अपना रिकमेंडेशन देंगे, क्या चेंजेस चाहिए जीएसटी में, क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या लॉज आना चाहिए, क्या रूल्स आना है, अपना रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे। आज पर देयर रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉज बनाएगा, रूल्स बनाएगा, सर्कुलर पास करेगा, वो सारी चीज वो लोग पार्लियामेंट और में लेके आएंगे। चेयरपर्सन एफएम रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन टू बी चूजन अमंग द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सादार रहेगा, इसके पूरा स्टेट गवर्नमेंट में हर एक स्टेट का है, और उसका कोई भी वाइस चेयरपर्सन किसी को भी उनमें से चूज किया जा सकता है। मेंबर्स कौन रहेंगे, एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अभी है, एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर है अभी एमओएस फाइनेंस, सो एमओएस फाइनेंस भी रहेंगे, उसका मेंबर्स, मैं करंट का बता रहा हूँ, मतलब आज का डेट का बता रहा हूँ, 27 को मैं बता रहा हूँ। ऑल मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट, ऑल मिनिस्टर्स का फाइनेंस रहेंगे, फाइनेंस और टैक्सेशन, और भी है इसमें, टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट जो भी हो, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो, हर ऑल स्टेट का हो, और एनी मिनिस्टर रिकमेंड बाय दैट स्टेट, कोई भी मिनिस्टर को अगर रिकमेंड करता है वो स्टेट का, वो भी आ सकता है, वो रिकमेंडेशन के हिसाब से आएंगे। कोरम में क्या रहेगा, 50% ऑफ टोटल मेंबर। कोरम क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ, कभी भी मीटिंग होगा तो 50% मेजोरिटी लोग रहना है, मान लो कि टोटल 28 प्लस 9 37 प्लस एमओएस और प्लस यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, टोटल कितना हो गया 39 का 50% जितना होगा, उससे ज्यादा पर्सन अगर रहेंगे तभी इसको कोरम माना जाएगा, तभी मीटिंग आप कंडक्ट कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। और स्टेट का जो वेटेज रहेगा वो 2/3 रहेगा, टोटल वोट अगर 3 में डिवाइड कर दिया गया, अगर 2/3 जो भी बिल बाय रिकमेंडेशन आएगा उसमें 2/3 मेजोरिटी में वो पास होना है, स्टेट का 2/3 वेटेज रहेगा, सेंटर को 1/3 वेटेज रहेगा। DC7 जब भी लेंगे 75% मेजोरिटी में, वेटेज मींस स्टेट का वो ज्यादा भागीदारी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 रहेगा, ऑब्वियसली होने वाला है कि स्टेट का ज्यादा रहेगा क्योंकि 2/3 रहेगा ज्यादा स्टेट से। और डिसीजन जब भी लेगा 75% मेजोरिटी में होना है, जो भी डिसीजन लो भाई 75% अगर मेजोरिटी में वो पास नहीं हो रहा है, 75% मेजोरिटी ना अवेलेबल मेंबर्स मतलब प्रेजेंट मेंबर्स, दैट इसका मतलब ये नहीं है कि कोर आप 100 में से 37 का ही आप 39 का आप 75% नहीं, जितना प्रेजेंट है उसका 75% वो इंपॉर्टेंट है। सो काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी, जीएसटी में कुछ भी चेंज आना है वो रिकमेंडेशन काउंसिल से होना है, कि ये देखो इसको पावर किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर दिया गया है, ये सबसे बड़ा चीज है, पावर कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये रिकमेंडेशन काउंसिल का है, सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेन फीचर्स क्या है, मैं पूरा शॉर्ट में बता देता हूँ, मेजर चीज तो बता दिया है, इसमें क्या क्या चेंजेस है। कंकरेंट जुरिसडिक्शन फॉर लेवी एंड कलेक्शन, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी एसजीएसटी में बोल दिया, स्टेट गवर्नमेंट के पास एसजीएसटी रहेगा, सीजीएसटी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, कलेक्शन लेवी का आईजीएसटी का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, इंटरस्टेट मूवमेंट और इंपोर्ट के लिए,
कंपेसेशन लॉस रेवेन्यू टू स्टेट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए कुछ भी लॉसेस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भागीदार रहेगा, कंपेंसेट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल ट्रांजैक्शन प्रोसेस ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, ये बड़ा चीज है, नॉन इंटरवेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं रहेगा। आप सीधे सीधे सिस्टम के साथ आप बात करोगे, आप ह्यूमन से तो बात नहीं होगा। पहले ऐसा ही होता था ना, बहुत सारे वो लीकेजेस रहता था तो ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशन से बहुत पड़ा रहता था। मेरे को मालूम है, मैं जितना जानता हूँ कि इनकम टैक्स का अगर बात करें तो बहुत पड़ता था पहले। जीएसटी का ऐसे ही कई सारे रूल्स, कई सारे चीज पढ़ा रहता था, पेपर पढ़ा रहता था, एक टेबल से दूसरे टेबल को जाता था लेकिन काम ही नहीं होता था। तो इसके लिए बहुत परेशान रहते थे बिजनेसमैन। अभी ये बहुत बड़ा चेंजेस है, अभी पूरा का पूरा वो सिस्टमेटिक में डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिकल डाल दिया। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये बड़ा चेंज है। पैन रहेगा सिंगल, एक पैन में एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो लिंक हो जाता है कितना रजिस्ट्रेशन आपने क्या है, कौन सा स्टेट में करने का क्या है। और रजिस्ट्रेशन ओनली इफ टर्न मोर देन, ये थोड़ा चेंजेस है। 20 लाख को हटा देकर बढ़ाया गया है। ये भी थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए 10 लाख रखा गया था, ये पुराना चीज है। कुछ लिमिटेड है, वो लिमिट दिया गया कि इतने लिमिट के ऊपर रहेगा, तो ये लिमिट डिक्लेयर करता है, वो रिकमेंडेशन देता है। कौन देता है? काउंसिल देता है। काउंसिल के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल पास करता है कि कितना आपका टर्नओवर रहेगा, उसके बेस पर आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। देखो छोटे छोटे बिजनेस को हटाने का है, इसका लॉजिक यही है। छोटा बिजनेस, पूरा छोटा बिजनेस जो है उनको टैक्स ब्रैकेट में नहीं लाना है, क्योंकि वो ज्यादा बढ़ जाता है। आप अगर 133 करोड़ पीपल जो 133 करोड़ पीपल आके अगर उसमें से 30 करोड़ लोग बिजनेस करें, सबको तो नहीं ला सकते ना, वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए उसको एक लिमिट रखा गया, इतने ऊपर अगर होगा तो आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, आपको टैक्स पेमेंट करना ही करना है। कंपोजिशन भी स्कीम रखा गया, 1 करोड़, अभी 1.5 करोड़ शायद हो गया है, 1.5 करोड़ हो गया है। सो अभी कंपोजिशन स्कीम को भी, कंपोजिशन स्कीम में आपको क्या सिंपल टैक्स सिस्टम देना है, आपको ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना है, अपना अकाउंट्स नहीं रखना है। छोटा छोटा बिजनेस को हेल्प करने के लिए किया गया। डीम्ड रजिस्ट्रेशन इन 3 वर्किंग डेज, पूरा 3 दिन के अंदर डीम्ड रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। आप बिजनेस करने जा रहे हो, आप ले लो दिन के बाद में, आपको फुल फाइनल रजिस्ट्रेशन कीजिए, बट आपको 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट एबल टैक्सेस पे ना और प्रोग्राम बोला था ना, कुछ भी आप पहले क्या होता था ना, टैक्स एंड टैक्सेस होता था। आपको जो जो खरीद में जो पैसा दे रहे हो, टैक्सेस दे रहे हो, उसको बेनिफिट नहीं मिला था। पहले क्या होता था, मैं कैस्केडिंग इफेक्ट में समझा, 100 रुपीज का आप खरीदे, उस पर 10 रुपया टैक्स दिया, आगे जाकर उसको अगर 120 में बेचते हो तो 12 रुपीज का टैक्स आ गया। अब कितना पेमेंट करते थे गवर्नमेंट को? 12 रुपीज पेमेंट करना पड़ता था, वो टैक्स एंड टैक्स में होता था। अभी क्या ऐसा नहीं है, 12 रुपीज, पहले 10 रुपया ऑलरेडी आपने परचेस में दे दिया अपना सप्लायर को, सो पहले आपको कितना देना पड़ेगा? अभी 2 रुपीज देना पड़ेगा। ये बेनिफिट आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, सेटअप ऑटो पॉपुलेटेड मंथली रिटर्न। ऑटो पॉपुलेटेड भाई ये बड़ा चीज से जो कि ब्लैक मनी को भी रोकता है और आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। आपको मालूम पड़ जाएगा आप क्या परचेस कर रहे हो, कितना कर रहे हो। ये बोला कि मैं मतलब जीएसटीआर 2A अभी इसको बोलते हैं। तो जो भी आपका सप्लायर, जिससे भी आप खरीद रहे हो ना, वो रिटर्न फाइल कर देगा, आपको ऑटोमेटिकली आप दिख जाएगा, आपका सिस्टम में जनरेट हो जाएगा कि आपने इस आदमी से इतना खरीदा है और इतना टैक्सेस दिया है, इतना टैक्सेस आपको उसको पेमेंट किया है। पूरा डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होगा, आपको कुछ करना नहीं है। आप एक ही चीज डालोगे, आप जो सेल कर रहे हो, बाकी चीज आपको परचेज क्या किया वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको सिस्टम पे। ये थोड़ा सा चेंजेस भी कर रहा है, इसमें थोड़ा सा भी लैकअप अभी है, इसमें गवर्नमेंट काम कर रहा है और अच्छा चीज आ रहा है। वो शायद अभी नया सिस्टम, नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम अभी आगे वो डिले कर दिया है ड्यू टू दिस कोरोना सिस्टम। पूरा बिजनेस का ऊपर बड़ा चीज आ गया है, अभी प्रॉब्लम है, इसके लिए पूरा जीएसटी का कई सारे चीज को अभी थोड़ा डिले करना पड़ रहा है। सो कंपल्सन टैक्स पेयर टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न कर दिया, मंथली जरूरत नहीं है, आप क्वार्टरली करो, जाके आराम से करो। जो छोटा छोटा टैक्स पेयर है ना, उनको फायदा दे रहा है कि आप जाके 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करो, बार बार करने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको इतना प्रॉब्लम हम नहीं देंगे। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ रिटर्न, ऑटोमेटिकली जनरेट करना, अभी गवर्नमेंट तो पूरा सोच रहा है, पूरा ऑटोमेटिक सारी चीज करेगा, तो आपको इजी होना, इजी प्रोसेस दे रहा है, आप खुद कर सकते हो, किसी का हेल्प नहीं जरूरी है। थोड़ा बहुत चाहिए बट पहले से तो कम हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि 90% का बजाय 10% रहेगा। लेकिन इसमें जीएसटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ज्यादा और सिंप्लीफिकेशन चाहिए। तो लूप होल्स तो रहेगा, नया सिस्टम में रहेगा, तो वो तो थोड़ी थोड़ी देर में जाके, कुछ कुछ ईयर में जाके ये पूरा सिंपल हो सकता है। जीएसटी एंड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स टू बी प्रोवाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड असिस्टेंस, सबको असिस्टेंस किया जाएगा। जीएसटीएन मैं बोलूंगा, जीएसटीएन के बारे में आगे है। मेन फीचर ऑफ द जीएसटी एक्ट में क्या किया गया, टैक्स क्या में डिपेंड इंटरनेट बैंकिंग में करना है। एनईएफटी के पहले कैश देना पड़ता था, वो चालान लेके जाते थे, पेमेंट करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऑनलाइन कीजिए।
कंसेप्ट ऑफ टीडीएस पर सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स, उसमें एक टीडीएस का कंसेप्ट है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। टीसीएस का कंसेप्ट है, नेशन वाइड इंट्रोडक्शन, ईओ बिल सिस्टम, ईओ बिल सिस्टम एक ही रहेगा, किसना आप ईओ बिल लेके जाओगे, जब ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो एक ईओ बिल जनरेट करना पड़ेगा और आपको दिखाओगे तो आपका टैक्सेस का सिस्टम है पूरा सिस्टमेटिक होगा। पूरा सिस्टम में आपको पहले कितना होता था भाई, पहले ईओ बिल था बट कितना प्रॉब्लम होता था इसमें, कितना टैक्सेस का अंडर में वो आता था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता था, हर एक स्टेट का अलग अलग रहता था। अभी एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लिक करो करो, अभी इतना सारा ये बिल सिस्टम नहीं है। रिफंड भी ग्रांटेड इन 60 डेज, जो भी रिफंड रहेगा वो 60 दिन के अंदर, पहले कितना 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगता था, अभी क्या बोला कि 60 दिन के अंदर हम रिफंड कर देंगे। प्रोविजनल एलिजिबल 90% रिफंड टू एक्सपोर्ट विद इन 7 डेज, अगर 7 डेज के पहले जीएसटी में क्या है ना, आप अगर एक्सपोर्ट करें ना, आप इनपुट में टैक्स दिए, आप जो खरीदे उसमें टैक्स दिए ना, उसको आपको रिफंड मिल जाता है। ये क्या बोलते हैं कि ठीक है, इसमें क्या होता है ना, देखो आपका पैसा आपको मालूम है फ्यूचर में मिलेगा, तो क्या फायदा है भाई, आज का रिफंड आज मिल जाए ना, मैं आज लेके अपना बिजनेस में लगा सकता हूँ ना, मैं क्यों इतना दिन वेट करूंगा। तो इसीलिए इसको बोला गया कि ठीक है, हम 90% का रिफंड 7 दिन के अंदर अंदर दे देंगे। बड़ा चीज जैसे इंटरेस्ट पेबल इफ रिफंड नॉट सैंक्शन इन टाइम, इंटरेस्ट दे दूंगे, अगर टाइम पे 60 दिन के अंदर नहीं हुआ हम आपको इंटरेस्ट देंगे। रिफंड डायरेक्टली क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट को डायरेक्ट जाएगा, आपको कुछ भी पैसा हैंड ओवर नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट अकाउंट में डाल देंगे। स्मूथ ट्रांजिशन करा देंगे आपको, एक पुराने सिस्टम को नया स्मूथ ट्रांजिशन करेंगे। एक स्पेशल प्रोसीजर जगवर का किया, बहुत सारा चेंजेस लेके आए। एंटी प्रॉफिटरिंग पोजीशन लेके आए, नेशनल एंटी प्रॉफिटर अथॉरिटी बिंग सेटअप, पहले था एंटी प्रॉफिटरिंग, बट एंटी प्रॉफिटरिंग में अगर कोई भी चेंजेस होता है टैक्सेस में, अगर कोई भी बेनिफिट से वो एंड कंज्यूमर को पास आउट होगा, कोई बिजनेसमैन अंदर में नहीं रखेगा। अगर मान लो आज 10% है, कल उसको कर देगा प्रेसपोर्ट 10% टैक्स है ना, आज बोल दिया गवर्नमेंट आगे जो रेट्रोस्पेक्टिव वाले लास्ट 6 मंथ में जो भी पेमेंट हुआ है 6% टैक्स होगा, वो तो 4% का बेनिफिट है, 4% का बेनिफिट एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर होना है, नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, वो सारे प्रोसीजर एंटी प्रॉफिट, वो था एंटी प्रॉफिटरिंग सिस्टम। आप बेनिफिट को एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर करो, अपने पास कभी नहीं रख सकते, ये सब चीज भी लेके आए। सो इनकॉर्पोरेटेड मार्च आज सेक्शन 25 प्राइवेट लिमिटेड, हाँ ये बड़ा चीज है, जीएसटीएन के गठन किया गया, एक इसका काम होगा जीएसटी का पूरा देखेगा ये। इसका अंदर इक्विटी होल्डर्स रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का 24.5%, स्टेट टुगेदर रखेंगे 24%, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें बड़ा बहस होता है कि बड़ा बहस हुआ था क्यों आप ऐसा कर रहे हो कि जीएसटी आप इतना बड़ा टैक्सेस लेके आ रहे हो, लेकिन आप उसको अपने अंदर में क्यों नहीं रख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अंदर इसको क्यों नहीं रख रहा है, जीएसटी आप गठन कर दिए, एक सेपरेट संस्था गठन कर दिए और उसको आप अपने अंदर में नहीं रखना, अगर फ्यूचर में कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार करना। बहुत बड़ा डिबेट हुआ था इसके लिए भी, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा पोजीशन ले एलिगेशन लगाता है, लेकिन ये चेंजेस किया गया। इसमें गवर्नमेंट का 10 करोड़ ऑथराइज कैपिटल रखा गया, इसका पेड अप कैपिटल रखा गया और उसका पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का 24.5, स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर विथ ईसी इलेक्शन कमीशन 24.5% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 51% रखा गया। टू फंक्शन आज एक कॉमन पास थ्रू पोर्टल फॉर टैक्स पेयर, सबके लिए कॉमन पास थ्रू फाइल कॉमन रहेगा, मेक टैक्स पेमेंट कॉमन रहेगा, सबके लिए कॉमन चीज रखेंगे। डेवलप बैक एंड मॉड्यूल्स फॉर 28 स्टेट, मॉडल चल गया पूरा 28 स्टेट के लिए। हाँ ये चीज इन्फोसिस को दिया गया, इसका पूरा मैनेज सर्विस प्रोवाइडर के लिए पूरा सिस्टम कैसे रहेगा, ये इन्फोसिस को प्रोवाइड किया गया। इन्फोसिस के ऊपर टैक्स बनाएगा, जो सॉरी सॉफ्टवेयर बनाएगा और बना के चालू करेगा, बल्कि उसको दिया गया। अपॉइंटेड मल्टीपल जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जितने चाहे इतना सर्विस जीएसटी प्रोवाइड करो, ये सबसे। तो इस पे हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसका जो पहले पूरा कौन देखता था, अभी भी वही देख रहा है, सीबीएसई देखता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, इसको सीबीजीएसटी बना दिया गया है। और उसको इसका काम क्या रहेगा, इसका काम है जीएसटी लॉ ड्राफ्टिंग करना, रूल्स बनाना, ड्राफ्टिंग करना, प्रोसीजर बनाना, इसके ऊपर लॉ बनाना, ये पूरा का काम सीबीएसई आ रहा है। सीबीएसई इज रिस्पांसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी लॉ, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम भी सीबीएसई, जो था उसी सिस्टम को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में ले लिए, सीबीएसई को डाल दिए, कोई स्टेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई स्टेट का सेपरेट नहीं, ये सबका अंदर सीबीएसई आ गया। असेसमेंट, ऑडिट, एंटी इवाजन, एनफोर्समेंट अंडर सीजीएसटी, एवरीथिंग कौन देखेगा, सीबीएसई देखेगा। असेसमेंट करना, ऑडिट करना, एंटी इवाजन देखना, कोई टैक्स छोड़ रहा है, एंटी इवाजन मींस टैक्स जो लोग छिपा रहे हैं उसको कैसे कम करना है, इवाजन टैक्स नहीं होना चाहिए। एनफोर्समेंट करना, लेवी एंड कलेक्शन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट्स आउटसाइड जीएसटी,
जिसका है उसके ऊपर कैसे कलेक्शन एक्सरसाइज लगाना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स ले भी या टोबैको हो गया, इसको तो अभी तक नहीं लगाया गया ना, उसके ऊपर टैक्स जो कलेक्शन प्रोसीजर रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो ये देखेगा। लेवियन कलेक्शन में कस्टम ड्यूटीज भी इसका काम है। डेवलपिंग लिंकेजेस सीबीसी देखेगा, जीएसटी सिस्टम में क्या क्या लीकेज है उसको भी वो देखेगा, वो एड्रेस करेगा उसको। ट्रेनिंग ऑफिशियल को देना है, ये भी सीबीसी का काम रहेगा, बहुत सेंट्रल हो स्टेट हो। आउटरीच प्रोग्राम फॉर ट्रेड इंडस्ट्री सबको देना है भाई, ये बड़ा चेंजेस जो होगा ना वो सबको भाई ट्रेनिंग कौन देगा, सीबीसी देना है, दिया था भी, दे रहा है, ये चल रहा है कंटिन्यूसली। देखिए हम भी लेके आ गए डायरेक्टर जनरल, हम सीबीसी के अंदर तो नहीं आते, बट मैं आपको तो ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा रहे इसमें। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफगार्ड सीबीसी हैज बीन मैंडेटेड टू कंडक्ट डिटेल इंक्वायरी फॉर एंटी प्रॉफिटिंग केसेस। में एंटी प्रॉफिटिंग केसेस का मतलब क्या बोला कि अब अगर कोई भी बेनिफिट आता है ना, वो एंड का देखो कैसे ट्रांसफर हो, वो किसी सप्लायर के पास, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास, किसी के पास ना रहे, वो एंड कंज्यूमर को जाए, कंज्यूमर उसका फायदा उठाए, उसका भी पूरा देखेगा। सेफगार्ड कौन करेगा, सीबीसी करेगा, डीजी देखेगा सीबीएक्स का, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा लेक्चर था मेरा वन नेशन वन टैक्सेस का। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ पे। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हैं, मेरा कमेंट कीजिए, आप फेसबुक ग्रुप पे मेरा पूछिए, और मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मैं पूरा जो यहाँ पे लास्ट में दिया है, कुछ वेबसाइट दिया है जो कि जीएसटी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो मैं और एक चीज बताता हूँ, ये जो पूरा पीपीटी है, मैं पीपीटी भी सिस्टम गवर्नमेंट का वेबसाइट लगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, वो पीपीटी भी आप वहां से लेके पढ़ सकते हैं। आपको मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और और कुछ भी चाहिए जीएसटी का आगे के क्लास में मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है, मैं आप देखे होंगे तो पूरा तक तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।